बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। इलेक्शन मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए करवाए गए थे। पूरा का पूरा मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार हो गया। दो जमातों को छोड़कर हर जमात, हर बंदा सरापा एहतजाज है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ। इंतखाबात जीतने वाले बज़ाहिर परेशान और शदीद दबाव का शिकार भी नजर आते हैं। वो खुशी और हकीकी एतमाद कहीं दिखाई नहीं दे रहा जो कि फातिहीन के चेहरों पर नजर आना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया की तारीख का वो वाहिद मुल्क है जिसे इतना तबाह कर दिया गया मेरे ख्याल में कि वहां कोई वजीर आजम क्या ओहदा लेने के लिए भी तैयार नजर नहीं आता। इस साल पाकिस्तान को 27 बिलियन डॉलर कर्जा वापस करना है, जिनमें से 5 बिलियन तो हर सूरत वापस करना ही करना है, जिसके लिए दोबारा IMF से 5 से 10 बिलियन का प्रोग्राम लेना पड़ेगा। इस कर्ज को उतारने के लिए अवाम की खाल उतारना लाजमी हो जाएगी। ये वो कड़वा घूंट है जो सियासी जमातें पीने से डर रही हैं, कतरा रही हैं। लेकिन बहरहाल जो सीटें उनको लेना थी वो उन्होंने ली हैं। सवाल अब सबकी जबान पे ये है कि ये कब तक हुकूमत चलेगी। ये और इन जैसे और बहुत सारे सवालात के लिए हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं शाहीन सबाई साहब, मोस्ट सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं। सोशल मीडिया पे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में इनके तज्जियों की आजकल धूम है। वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सलाम आपको भी मैडम और आपके सारे सुनने वालों और देखने वालों को भी। अच्छा सर, आप ये बता दीजिए कि आपने देखा होगा कि जो कुछ इलेक्शन में हुआ, इलेक्शन के बाद हुआ, क्या लगता है कि हुकूमत चल पाएगी? देखिए, पहले तो ये देख लें आपके हुकूमत बनी किसकी है और कैसे बनी है। तो अगर हुकूमत बनाने वालों पे और जो हुकूमत में आ रहे हैं उनको और जो जिन्होंने सारा प्लान बनाया था उनको ही यकीन नहीं है कि जी ये हुकूमत सही है, तो वो चलने या चलाने या उसके कामयाबियों की उम्मीदें तो आप भूल जाएं। ये तो सारा का सारा इतना बड़ा कंट्रोवर्सी, इतना बड़ा एक इन्होंने केओस क्रिएट कर दिया है कि ना आने वाले को यकीन है, ना जो रह गया उसको यकीन है, ना जो बनाने वाला है उसको यकीन है। तो अब बस उन्होंने एक स्ट्रक्चर खड़ा तो करना है, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड है, IMF की डिमांड है, दूसरे लोगों की डिमांड है कि जी आपके इलेक्टेड हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन वो इलेक्टेड हुकूमत ऐसी आई है कि वो अनइलेक्टेड से भी ज्यादा नामकबूल है और नामंजूर है। तो इन हालात में तो बहुत मुश्किल है चलना। डिपेंड सिर्फ ये करेगा कि जी आपके जो इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो आपको कहाँ तक सपोर्ट करते हैं, मानते हैं नहीं मानते। IMF वगैरह तो बड़ी टफ कंडीशन रखेंगे और वो तो अब सामने आ ही रहा है कि जी वो कहेंगे कि जी हम जो पार्टी जीत गई है, अगर आप उसी को पावर नहीं दे रहे, उसको शेयर ही नहीं दे रहे, तो ये तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर आप उनके सारी बेसिक पहली टर्म ही पूरी नहीं होती, शर्त ही पूरी नहीं होती। तो ये मामला जरा बहुत भी गड़बड़ है। इस पे कहना कि चल जाएगी नहीं चलेगी, इसी तरह रगड़े खाती रहेगी जैसे हम पिछले 2 साल से खा रहे हैं, इसी तरह चलती रहेगी जैसे चल रही है। अगर आप इसको चलना कहती हैं तो फिर हाँ ठीक है, यही चलेगा। लेकिन मिला हमें तब भी नहीं। लेकिन देखिए ना, जो हुकूमत जो के पार्टी आ चुकी है, बरसरे इक़्तिदार तो नहीं आई है, लेकिन ये कि अगर उसे सीटें दे दी जाती तो शायद वो कोई बेहतर फैसला करती, और वो करती या नहीं करती। जैसे कि एक मकरूज कौम का अगर मैं आपसे बात करूं तो 70 अरब रुपया सिर्फ यही साबित करने में गुजार दिया या जाया कर दिया कि इस मुल्क में अवाम की राय की कोई अहमियत नहीं है। इलेक्शन को जिस तरीके से चोरी किया गया, और चोरी करना कोई भाई साहब कोई बहुत मामूली चीज है कि यह बहुत मामूली सा जुर्म है? अरे चोरी नहीं सर मैडम, डाका मारा गया, खुले आम दिन दहाड़े डाका मारा गया। चोरी तो खैर बहुत छोटा सा काम होता है। तो ये तो अब देखिए, अब ये करने वालों की अकल पे आप रोए या हंसे। हाँ। उनसे कहा गया कि जी आप इलेक्शन कराएं और इलेक्टेड गवर्नमेंट बिठाएं, फिर हम आपसे बात करेंगे।
सही। उन्होंने जनाब इलेक्शन करा लिए, इतने पैसे भी करा लिए और जो मर्जी की अपनी टूटी फूटी हारी लंगड़ी लूली हुकूमत लाके बिठा दी और वो ये कहते हैं ये इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब सर लंगड़ी लूली क्यों नहीं बनेगी? आप देखें ना कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने तय किया कि आसिफ जरदारी सदर और वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ, लेकिन पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। सो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी कितने दिनों में वफाकी काबीना में शामिल हो जाएगी, या वाकई में वो सीरियस है, वो शामिल नहीं होंगे? देखिए लंगड़ी लूली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन जो लोग आके गवर्नमेंट में बिठा दिए गए हैं उन्हीं को यकीन नहीं है कि जी हमें बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, हमें काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। वो खुद ही कह रहे हैं कि जी हम नहीं बैठते जी, हम नहीं बैठते, आप करें आप भुगते। और जो पैसे देने वाले हैं वो सबसे ज्यादा अकल उनके पास होती है। जो पैसे देते हैं ना उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। वो पैसे जब देगा तो वो कुछ देख के देगा। लेकिन आपको देखें ना कि जरदारी साहब जो है वो साफ निकल गए, तो मुझे बिल्कुल वो उन्होंने तो अपनी गेम खेली है, वो निकल गए। अब वो देखते रहेंगे कि जी ये क्या कुश्ती होती है, क्या लड़ाई होती है, क्या हंगामे होते हैं, वो जिम्मेदार नहीं है। श्योर कि वो आगे कहीं किसी भी खरामा आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रेजुअली कहीं वो वजारतें नहीं ले लेंगे आगे कहीं जाके। कहीं ये ड्रामा तो नहीं होगा कि जी शहबाज शरीफ मना रहे हैं जी हम तो नहीं लेना चाह रहे हो, फिर वो ले लेते हैं आगे कोई बड़ी बड़ी। बिल्कुल हो सकता है। देखिए इस वक्त उन्होंने जो डिमांड्स की हैं वो अगर उनको मिल गई, सदर मिल गया, स्पीकर, प्रधान चेयरमैन और बाकी सारी जो जिनको हटाया नहीं जा सकता, जिनका असेंबली में वोटिंग जिन पे नहीं होती, वो तो सारी पोजीशंस गवर्नर ये सब उन्होंने ले लिए और कहा है कि दो उनको मिल जाएंगे अगर मिल गए चले। मगर वो वाली पोजीशन जो कि वोटर से आगे पीछे होती है वो उन्होंने कहा तो आप रखें। अब वो देखेंगे 3-4 महीने बाद, 2 महीने बाद IMF वाले आते हैं नहीं आते, पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे, सऊदी अरब दे रहा है नहीं दे रहा है, चीन दे रहा है नहीं दे रहा, और कुछ पैसे वैसे आ रहे हैं, कुछ उनको नजर आया कि जी हाँ जी 10-12 बिलियन ये वो आ गए तो हमें भी कुछ हिस्सा, वो 1-2 मिनट में आ जाएंगे असेंबली के अंदर, उनको तो कोई मसला ही नहीं है। वो कहेंगे जी हमें भी वजारतें दो, नहीं तो हम जा रहे हैं तो वो फिर देनी पड़ेंगी उनको। तो उनके लिए तो गेम विन विन है ऑल ओवर। ठीक है। और हम बात करें सवाई साहब, हम बात करें IMF की, तो IMF ने कर्ज प्रोग्राम मंजूर करने से पहले गारंटी ली थी और दी भी थी कि जो इलेक्शन साफ शफाफ कराए जाएंगे, साफ और शफाफ, और ये मुआहदा तो देखा जाए तो तोड़ दिया। अब PTI ने जो IMF को खत लिखा है कि पाकिस्तान को कर्ज देने से उसका मतलब इस वक्त तो मना किया गया है, तो जब तक इलेक्शन की तहकीकात नहीं होती, मुकम्मल नहीं हो जाती, जब तक वो कहते हैं कि आप इनको ये जो कर्ज दे रहे हैं ये ना दें। तो क्या तहरीक इंसाफ की तरफ से IMF को जो खत लिखा गया है धांधली की तहकीकात के लिहाज से, वो मुतालबा दुरुस्त है, सही है इस वक्त? वो आप उनको लिखे या ना लिखे, उन्होंने तहकीकात तो करनी है। जो उनका शर्त थी कि आपने साफ और शफाफ करने हैं, तो क्या वो आंखें बंद करके बैठे हुए थे ये इलेक्शन के दौरान में? या वो अखबार नहीं पढ़ते, न्यूयॉर्क टाइम्स और इकोनॉमिस्ट और टाइम मैगजीन, वो जहाँ जो कुछ लिखा जा रहा था, फाइनेंशियल टाइम्स, वो उनको नजर नहीं आ रहा? सबको पता है कि जी किस तरह इलेक्शन हुआ है, कैसा हुआ है। अब वो अगर आंखें बंद कर लेंगे हाँ जी बहुत साफ शफाफ हो गया, तो ये तो एक सिचुएशन है। वो पॉलिटिकल डिपेंड करेगा कि जी अगर उनको पीछे से कोई बहुत बड़ा प्रेशर है कि जी नहीं आपने पैसे देने ही देने हैं, तो वो तो कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने भी पूरा काम कर दिया है। उन्होंने कहा जी अगर आपको हो सकता है आप सो रहे हो या आपको याद नहीं रहा हो या आपको कोई नींद लग गई हो, तो मैं आपको लेटर लिख देता हूँ कि जी ये हुआ था और ये आप देख लें। जब साफ शफाफ आप गारंटी कर रहे हैं कि हो गया तो फिर आप आइएगा। तो ये उन्होंने तो एक पॉलिटिकल मूव किए और मेरा ख्याल है कि इस तरह की यहाँ उस मूव को पॉलिटिकल नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं ये तो गद्दार हैं, ये पाकिस्तान से सिंसियर नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको पैसे IMF से लेना जो है ये ना लेना ये गद्दारी है, और वो पैसे लेके खा जाना, चोरी कर लेना ये गद्दारी नहीं है? हाँ हाँ। तो फिर जो ये कह रहे हैं कि ये गद्दारी है, तो वो तो लेके कई दफा खा चुके हैं, तो उनको कौन पकड़ेगा? तो वो तो ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। ये गद्दारी हर जगह होती रहती है, लेकिन इस तरह की बात जो है ये शायद आपको याद हो नजम सेठी साहिबा की, नजम सेठी साहब की जो एहलिया थी, उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने पिछली हुकूमत में IMF से जो कर्जा लिया था वो अपने मेंबरान को दिया था, 1 अरब रुपया दिया था, 22 अरब रुपया था। अगर इसी तरीके से वो 30 अरब आता है और 30 लोगों में बांट दिया जाता है, तो वो ये कह रहे हैं कि जी हमें आप अगर IMF का पैसा आप रोक रहे हैं तो ये आप हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें मिलेगा और हमने बांटना है, तो आप मना कर रहे हैं उनको। ये तो नहीं हो सकता। ये तो मुल्क से क्या
पता नहीं इस्लाम से गद्दारी, आप तो गैर मुस्लिम हो गए, पता नहीं क्या क्या वो कहेंगे, ये तो पॉलिटिक्स है। हाँ, तो सर आपको भी याद होगा कि जब इमरान खान इस प्रोग्राम को ले रहे थे, तो जब उन्होंने कहा था बिलावल ने कि जनाब इसको फाड़ दीजिए, इस मुआहदे को इसको फाड़ दीजिए, ये अवाम के खिलाफ है, अवाम की दुश्मनी कर रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता। FATF में भी आपको याद हो, इन दोनों पार्टियों ने कोई खास इमरान खान का साथ नहीं दिया था, वो भी मुल्क से गद्दारी थी जब आपका मुल्क जो है वो ग्रे लिस्ट में आ रहा था। तो फिर ये लोग भूल क्यों जाते हैं? भूलते नहीं है, सब पता है इनको, और जो जो कह रहे हैं उनको भी मालूम है और सबको मालूम है, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। IMF वाले पैसे देने वाला जो है ना लेंडर, वो अपनी हर पूरी कंडीशन और सिचुएशन देख के लेंड करता है, कोई फ्री में फेंकता नहीं है पैसे। तो वो तो अपनी देखेंगे और डिपेंड करेगा इंटरनेशनल सिचुएशन कैसी है, अमेरिका क्या कह रहा है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, कहते हैं चाइना क्या कह रहा है, पैसे आपको देने चाहिए, आपको चलना चाहिए, ये आपका जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं कि जी एक अनइलेक्टेड हुकूमत को, एक हारे हुए को आप बिठा दें और उनसे आप हुकूमत चलाएं, आप चला लें, अगर एक्सपेरिमेंट के थोड़े 4-6 महीने साल देना है तो देना है। ये तो पॉलिटिक्स की बात है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है और लोकल, और ये इसी तरह चलेगा। बाकी गद्दारी की बातें, ये सब हर रोज हर चीज पे गद्दारी होती है। तो ठीक है, हमें ज्वाइन किया है वॉशिंगटन से, हमें ज्वाइन किया आसिम सिद्दीकी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, मेरा भी सलाम सर। क्या हाल है आपके शाहीन साहब, ठीक ठाक हैं आप? सर बहुत शुक्रिया, आपकी भी अच्छी, आपसे मुलाकात हो गई, बड़ी अच्छी बात, शुक्रिया बहुत, थैंक यू। अच्छा आसिम साहब, हम बात कर रहे थे कुछ IMF के प्रोग्राम के लिहाज से हम बात कर रहे थे, और ये कहा जा रहा है, बार बार ही कहा जा रहा है कि इमरान खान ने जो लेटर लिखा है वो गद्दारी है, मुल्क से सिंसियर नहीं है। और मैं अभी शाहीन सहबाई साहब और मैं बात कर रहे थे कि आपको याद अगर हो कि बिलावल ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि ये अवाम दुश्मन है, मैं इसे आगे जाने नहीं दूंगा, इसको फाड़ दीजिए, पर्चे लेके लहराते रहे वो। FATF की भी बात अगर हम करें तो दोनों पार्टियों ने इमरान खान का साथ नहीं दिया था, वो भी मुझे लगता है गद्दारी है। तो कैसे देखते हैं आप इसे? अभी शाहीन साहब ने आखिर में कहा ना गद्दारी का कोई वो नहीं है, तो मैं भी समझता हूँ ये पाकिस्तान से गद्दारी का लफ्ज हटा दिया जाए। सियासत है, पॉलिटिक्स है, इसे डिप्लोमेसी कह सकते हैं, सियासत कह सकते हैं, लेकिन किसी भी फर्द को गद्दार कहना मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादती की बात है। और अभी शाहीन साहब ने कहा कि IMF जो है वो बच्चों का खेल नहीं है, वो जब किसी को फंड देती है तो वो पूरा ये सब समझती है कि ये फंड मुझे वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। वो इमरान खान के कहने से ना ही खामोश रह सकते हैं और ना ही दे सकते हैं, वो यस उसको वो कंसीडर करेंगे, वो देखेंगे, लेकिन इमरान खान के कहने से IMF का वो नहीं होगा। वो एक बहुत बड़ा इदारा है, दर्जनों नहीं सैकड़ों मुल्कों को उसने जो है मदद की है, और उनको पता है कि इस सिस्टम में कैसे चला जा सकता है। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान के खत लिखने से, यस आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं उसको वो किस तरीके से यूज करते हैं उसको, कि जी करना चाहिए नहीं करना, इस पे बात हो सकती है कि जी ये गलत है, ये इखलाकतन गलत है, ये तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सिस्टम से ना गद्दारी का लफ्ज खत्म होना चाहिए, कि जो आपके साथ नहीं है बस वो गद्दार है, चाहे वो अमेरिका में बैठा हुआ, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठा हुआ। तो मैं एक लाइन में ऐड कर दूं, आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अगर आप इफ यू गो बैक टू द लास्ट IMF जो आपको पैसे मिले थे, इमरान खान उस वक्त जेल में थे और वो जीते भी नहीं थे, मगर IMF का डेलीगेशन आया था और जाके इमरान खान से मिला था जाके, और उनसे उन्होंने बाकायदा उनके घर पे जाके मुलाकात की थी और इजाजत दी गई थी उनको मिलने की, और किसी को नहीं दी इजाजत। लेकिन शाहीन साहब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओवरसीज में बैठे हुए PTI एक जमात है, सबको पता है, जीती भी है, ये भी पता है, लेकिन जो लोग बाज दफा मुल्क के बाहर बैठ के 3-3, 4-4 हजार ग्रुप में स्पेसेस पे बैठ के ये कहते हैं कि जनाब अब पाकिस्तानी पैसा देना बंद कर दें और पाकिस्तानी जो है वो अब हुंडी से पैसा भेजें, या फिर पाकिस्तान जो है अभी ह्यूस्टन में एक साहब ने बात कही और मैंने वो लगाई भी थी कि पाकिस्तानी अगर हमारे साथ ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिकन नहीं है तो फिर हम उनका बाइकआउट करेंगे, कम्युनिटी बाइकआउट करेगी। ये सारे अल्फाज जो हैं क्या ये PTI को डैमेज नहीं कर रही? नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जी इस किस्म की बातचीत PTI वालों को नहीं करनी चाहिए, ना ये PTI की पॉलिसी है और ना ये
इम्प्लीमेंट हो सकती है। ये कोई पाकिस्तानी जो बैठे हैं, हजारों लाखों जो लोग हैं, ये कोई एक जगह पूल करके एक बंदे को नहीं दे रहे, ये तो हर एक का अपना अपना घर का खर्चा चल रहा है। और बेशुमार लोग सऊदी अरब में जो अनपढ़ हैं, जो मजदूरी करते हैं और वो अपने घरों को पैसे भेजते हैं, वो नहीं भेजेंगे तो वहां तो फाके हो जाएंगे। तो ये हो नहीं सकता। ये अलबत्ता हो सकता है कि आप पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, यहाँ पे अमेरिका में भी आपको मालूम है, यहाँ भी बने हुए हैं, पैक्स बनी हुई है, पाक पैक एक है जो कि पाक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जिसे कहते हैं। शाहीन साहब, ये आपको लोग भी पता है पाक पैक क्या है? जी, मुझे पता, बिल्कुल। आप यहाँ रहते हैं, आपको एक चीज पता है कि थिंक टैंक जो है वो यू टर्न कैसे लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही इस तरह थी और अभी वो जाके कहीं और गोद में बैठ गई है। मैं यही कहने वाला था कि ये लोग अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपने आप को उभारने के लिए, अपने पाकिस्तानियों में और खासकर अमेरिकन के साथ ताल्लुकात के लिए उनको पैसे देते हैं, अंडर हैंड उनको डोनेशन देते हैं और फिर वो अपनी पॉलिटिक्स को चलाते हैं। वो मिलके करके कुछ कर सकते हैं कि जी हमने इतने जमा किए, ये किए, वो क्या भेजेंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तानी सारे मिलके बंद कर दें, ये तो हो नहीं सकता। तो खैर ये एक पॉलिटिकल टैक्टिक कह लें या एक आप आर्गुमेंट कह लें या एक प्रेशर टैक्टिक कह लें, ये हो सकता है, मगर बाकी ये गलत बात है। इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं परेशान इस बात पे हूँ कि मैं समझने से कासिर हूँ कि साबिक जो कमिश्नर रावलपिंडी थे डिवीजन लियाकत अली चट्टा, वो पहले बयान में इलेक्शन में रिगिंग हुई, इनका जिम्मेदार कौन कौन है उनके खिलाफ बताया, उसके खिलाफ है। सारी नून लीगी जो थी उन्होंने ट्वीट्स करती रही कि एक अफसर ने इल्जाम लगाया, आप तमाम लोग भी मिलकर तहकीकात करवा लेते तो ये ज्यादा अच्छा था, क्योंकि आप भी कह रहे थे, नून लीग भी कह रही थी कि जी रिगिंग हुई है, अब पीटीआई भी कह रही थी। तो जी वो भाई क्या मसला है जी, इनका तो दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है। फिर साबिक कमिश्नर ने जो थे उन्होंने लियाकत अली चट्टा साहब ने दोबारा बयान दिया कि धांधली से मुतालिक अपना फैसले पे नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, मुझे आला ओहदे का लालच था, बहकाया गया, इल्जामात लगाए गए, तो मैं माफी मांगता हूँ। किसी भी रिटर्निंग अफसर को किसी भी हिमायती इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म मैंने नहीं दिया, सब कुछ तहरीक इंसाफ के कहने पे किया। नून लीग के मुताबिक कमिश्नर साहब का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, अब क्या करें? देखिए, मैं जवाब दे दूं अगर या आप जवाब दे दें? आपसे मैं पूछूं, फिर मैं आसिम साहब के पास जाऊंगी। अच्छा, देखिए, जो कमिश्नर साहब ने आके बयान दिया था, आजकल हमारे मुल्क में लोग कहते हैं बड़ा यानी डेवलपिंग मुल्क है, बहुत पीछे मुल्क है, लेकिन आईटी का इस्तेमाल हमारे यहाँ जितना होता है, जितना इफेक्टिव होता है, और खासकर एक लफ्ज जो है वो तो बहुत ही कॉमन है और दुनिया में मेरा ख्याल है कोई कहीं इस तरह का इस्तेमाल वो नहीं करता। उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर अपग्रेड। अक्सर अभी सॉफ्टवेयर अपग्रेड हम खाली कंप्यूटर्स का और लैपटॉप्स का और उसका नहीं करते, हम बंदों का भी कर लेते हैं, बंदियों का भी कर लेते हैं, घोड़ों का, गधों का, सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हम 2 दिन में कर देते हैं। तो ये जो कमिश्नर साहब आए थे, इन्होंने जब बयान दिया तो वो अपना जुनून में या जज्बे में या वो जो कह गए, अब वो जो कह गए वो तो बात अपनी जगह मौजूद है रिकॉर्ड पे। जब वो, अच्छा, उनकी गलती ये है या बदकिस्मती ये है कि वो कहने के बाद भागे नहीं, वो वही रह गए। तो वो फिर सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए उनको ले गए। जब सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया तो वापस आके उन्होंने बयान दे दिया कि जी मैं तो बस पता नहीं क्या था और ये था वो था और हो गया। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर रहे थे, अब ये इन्वेस्टिगेशन भी डिमांड करनी चाहिए कि जी पहले उनका जो बयान आया था वो भी क्यों आया था, उसको भी करें, और ये अपग्रेड जो हुआ है ये भी करें। ये किसने अपग्रेड किया ये भी जरा बताएं हमें। इसका भी पाकिस्तान हम पाकिस्तान में बोल नहीं सकते, शायद आसिम साहब और आप तो बता भी देंगे अपग्रेड किया है, क्या किया है। पाकिस्तान के अंदर दुनिया की बेस्ट वॉशिंग मशीन हैं, अंदर धुल के बंदा साफ सुथरा हो के बाहर आ जाता है। ड्राई क्लीन कर, ये आज पहली दफा नहीं हो रहा। और शाहीन साहब, आप तो पाकिस्तान की उस एलीट क्लास से बड़ी अच्छी तरह वाबस्ता है जो मैं शामिल नहीं हूँ सर। नहीं, आप उनको जानते हैं, जानता समझते हैं कि किस तरीके से वॉशिंग मशीन में धुल के इंसान बिल्कुल दूध की तरह उजला हो जाता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती यह है कि सजा और जजा का निजाम नहीं है। वरना अगर यही साहब जो हैं जिन्होंने ये बात की थी, अगर वो ये समझते कि इसकी सजा उनको भी मिल सकती है तो वो ये ना करते। चले उनका अगर ज़मीर जाग गया तो आखिर ज़मीर बुझा कैसे? तो इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने इंडियन टीवी पे जब इन 2 न्यूज़ को देखा और वो बार बार 3-3, 4-4, 5-5 मिनट के बाद वो रिपीट कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमिश्नर ने ये बात कही।
नॉट आपको ये बात होगी, और ये बात माजरत भी की उन्होंने कई जगह पर कि जी हमारे से वो हुआ, हम वो इलेक्शन नहीं थे। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ इंग्लिश और यूरोपियन मीडिया में ये बात देखी और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम जो हैं बातें तो कह जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर इन साहब को सजा या जजा जो है, अगर इसकी फुल इंक्वायरी हो और पता चले कि वाकई इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, या क्योंकि ये अकेला बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, एक पोलिंग बूथ, 2 पोलिंग बूथ, एक वोट के लिए जो एक सीट होती है उसमें 300 पोलिंग बूथ होते हैं। तो आपको ये जो धांधलियां होती है ना, अब 2013 में 419 कंप्लेन हुई थी इलेक्शन कमिश्नर में, 2018 में 219 हुई थी, और आपको पता है अभी कितनी हुई है? मुझे जब मैंने मालूम किया, मुझे आई वाज शॉक कि पीटीआई ने क्यों नहीं उसमें किया। या तो उन्होंने झूठ बोला कि जी सिर्फ 87 कंप्लेन दाखिल हुई हैं इस वक्त तक इलेक्शन में धांधली की। तो हमें भी समझ में नहीं आता, हम बाहर से बैठे हैं, हम पाकिस्तान की न्यूज को फॉलो करते हैं, हम वीलॉग्स को फॉलो करते हैं, हम छोटी मोटी जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं उससे हम मालूमात, हम भी इनोसेंट हैं, हमें वो जो खबर मिलती है हम वही वो आगे उसको थोड़ा बहुत अपना वो करके तजिया दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत जो है वो पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी है वहां पर बसे हुए हैं। अब कुछ पाकिस्तानी बेनिफिट देते हैं और उसको जो है वो गलत तरीके से प्रोवोक करते हैं, जो लगता है कि जिस पाकिस्तानी दुश्मनी में आ जाते हैं, लेकिन दर हकीकत वो भी कुछ चाह रहे होते हैं कि जी हमारा कायदा है, दूसरे वाले कह रहे होते हैं हमारा कायदा है। हर कोई 24 करोड़ अवाम अपने साथ लेके घूम रहा होता है, पता ही नहीं चलता कि इसमें से कितनी अवाम उसके साथ है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जजा और सजा का निजाम आना चाहिए, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम 2, 3, 4 जमातें जो हैं वो जो भी हैं वो असेंबली में बैठ के गैर जो ताकतवर लोग हैं जो कि हमेशा सियासी निज़ाम में अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनके खिलाफ नए रूल्स और रेगुलेशन बनाएं, ना कि हम आपस में लड़ते रहें, आपस में एक दूसरे को। बुनियादी बात आपने की है, ये बेसिक बात तो यही है कि हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, हमारी पॉलिटिकल लोग जो हैं, ये एक बात पे किसी एक प्रिंसिपल पे यूनाइटेड नहीं है, बेसिक प्रिंसिपल पे भी यूनाइटेड नहीं है कि जी ये जो पॉलिटिक्स है ये पॉलिटिशियंस को करनी चाहिए, हुकूमत जो है हुकूमत में इलेक्टेड लोगों को करनी चाहिए, किसी और को बाहर से इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए, और हम नहीं करने देंगे। ये बात बेसिक बात है। अगर इसमें सब इकट्ठे हो जाए तो सवाल ही नहीं होता कि कोई इंटरफेयर करे। मगर आप अभी अगर मेरी तो अकल बहुत छोटी सी है आप लोगों के सामने, लेकिन मैं बता दूं, जब हमारे सियासतदानों को ये ऑफर किया जाए कि एक की हुकूमत को खत्म करके हम दूसरी की ला रहे हैं, तो जो जिसको ऑफर की जा रही है वो कहे नहीं हम में से कोई नहीं आएगा। ये आपने मिसाल देखी, इस सीट को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, मुसीबत हो गई जी ये लेगा कि वो नहीं, बिल्कुल आजकल की हालात, हम 5 साल पूरे करने देंगे, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, लेकिन हम नहीं आएंगे, हम इलेक्शन पे ही आएंगे, चाहे इमरान खान हो, चाहे मैं अभी मैडम से मैं बात कर रहा था, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जी अभी आपने देखा ये पंजाब असेंबली के लोगों का ओथ हो गया और इसमें वजीर आला साहिबा जो है वो आ गई। तो मैंने कहा जी बिल्कुल देखा, और वो वहां पे ओथ ले रही थी, और साथ ही मेरे व्हाट्सएप पे और उस पे यूट्यूब में बेशुमार वो उनके एक पुरानी तकरीर के क्लिप भी आ रहे हैं कि जी हमें पता है कि किस तरीके से जूते चाटे जाते हैं और किस तरीके से लोगों को ये पावर ली जाती है, और हमें ये आता है और हम ये कर सकते हैं, और वो चल रही है, मुस्तकिल चल रही है। अब जब उनके वालिद साहब कहते थे हमें नहीं बात करनी, ये तो हमें हटाते हैं, तो वो तो पीछे हो गए। उनकी साहबजादी जो है वो आ गई वो पावर में। अब किस तरह आई है, क्यों आई है, अब ये तरीका तो वो खुद बताएंगी कि क्या उनकी तकरीर के मुताबिक उन्होंने अमल किया है या कोई और निजाम चला है या कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल बेसिक बात आपने कर दी कि पॉलिटिशियंस का कसूर है। पॉलिटिशियंस को चाहिए कि जी अगर वो, मगर पॉलिटिशियंस क्या करें, वो तो आते हैं अपनी जेब भरने के लिए, वो कोई काम करने के लिए तो आते नहीं है। भर सकते हैं वो 5 साल के बाद अपनी बारी पे भी तो भर सकते हैं। लेकिन शाहीन साहब ये भी तो हो सकता है कि इस वक्त जो है पीटीआई सबसे बड़ी अपोजिशन है और बड़ी सख्त अपोजिशन मानी जाती है, और आपको पता है कि अगर आपकी अपोजिशन किसी भी मुल्क की अच्छी हो, सख्त हो, अमेरिका के अंदर भी आप देखें कि यहाँ पर ट्रम्प के जमाने में 3 दफा शट डाउन हुआ था अमेरिका की
होता है। तो अगर आप ठीक है अवाम के खातिर जो है अपोजिशन में बैठ के सख्त अपोजिशन करें, जरा सा भी वो गड़बड़ करें, आप अवाम को बताएं कि यहाँ पे ये रॉन्ग नंबर है, ये गलत हो रहा है, तो उससे भी तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की जो है वो सही राह पे चलेगा। स्टार्ट है, शुरू है शायद, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। पीटीआई को यही करना चाहिए था, उन्होंने मेरा ख्याल है अब रियलाइज कर लिया उन्होंने। ये इतना कहना चाहिए कि रगड़े खाने के बाद उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि जी उनको असेंबलियों के अंदर होना चाहिए और वहां पे बैठ के जो बात होती है वो उसको कोई ना रोक सकता है, ना उसके ऊपर कोई पकड़ है, और वहां मर्जी से आप अपनी बात कर सकते हैं और जो चाहे बात कर सकते हैं, और जितने ज्यादा नंबर्स होंगे उतनी ज्यादा इफेक्टिव बात होगी। तो ये बात तो उनको भी समझ आ गई है कि असेंबलियों को तोड़ना और छोड़ के चले जाना और सड़कों में जाना, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आसिम साहब मैं आपसे पूछूंगी और शाहीन सबाई साहब से भी मैं पूछूंगी, इमरान खान को एक दफा हुकूमत से अलग किया गया, जिससे भी तय था, चाहे वो एक पेज पे थे या नहीं थे, उनको अंदाजा हो गया कि जी 2/3 मेजोरिटी अगर आती है तो हम आजादाना फैसले कर सकते हैं। फिर इस तरह से नहीं हो सकता कि जी हमें ये करना, और डिक्टेशन लेते सियासतदान बदनाम होता है। तो क्या नून लीग को ये पता नहीं था कि जी अब अगर हमें दोबारा से इस तरह की हुकूमत मिलेगी तो हम मुश्किल में आ जाएंगे? जो आप चाहे शहबाज शरीफ को दें चाहे नवाज शरीफ को दें, इस वक्त हुकूमत तो नून लीग की है ना, तो उनको सबक नहीं मिला। देखें शैला, पाकिस्तान के अंदर ना हमारे यहाँ जहाँ से हुकूमतें चलती हैं, जो लाते हैं, जो वो हमेशा पाकिस्तान की हुकूमत में कहता हूँ साबुन की दीवार पे लगाते हैं। साबुन की दीवार पे इतनी, वो जब दिल चाहे हल्का सा धक्का दें और वो गिर जाए। आप आज कर लें या 10 साल बाद कर लें, जब तक ये पॉलिटिशियंस आपस में नहीं मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर इसी तरीके से साबुन की दीवार पे हुकूमत होती रहेंगी, क्योंकि हम पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते। मैं अभी दुबई गया तो मैंने जब दुबई को देखा और लोगों से मिला तो मुझे पता चला पाकिस्तानी दुबई क्यों जाते हैं। इससे पहले मुझे नहीं पता था। तो क्या था कि जब आपको कोई चीज पता ही नहीं हो और उसका आप परसेप्शन जहन में रख के एक बना के और आके लोगों को बताने लगे तो वो गलत है। मेरा परसेप्शन अब दुबई के लिए डिफरेंट है कि यार ये दुबई जो है वो तो इन पॉलिटिशियंस के लिए, जो करप्ट पॉलिटिशियन है उनके लिए जन्नत है, लेकिन दुबई के हुक्मरानों के लिए जो है वो उनके लिए भी जन्नत है, उसके लिए क्योंकि वो वहां से पैसा लेकर आते हैं। पूरी बिल्डिंगें जो हैं वो मुख्तलिफ सियासतदानों की हैं, कोई पूछ नहीं सकता। वहां पर जाते हैं, प्राइवेट जहाज से भी चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें अभी, मैं तो समझता हूं कि अगर आप वाकई पाकिस्तान की बेहतरी जाते हैं तो ये शोर शराबा खत्म करें, जाके अपोजिशन में बैठें, आपको लगे कि पाकिस्तान सही। देखें जो वोट बैंक आपके पास आ गया है ना, जो पीटीआई वाले के पास है, वो वोट बैंक 5 साल में मरने वाला नहीं है, ना गायब होने वाला है, ना सबका आप वो जो शाहीन सबाई ने कहा था कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, इतनी बड़ी आवाम का आप सॉफ्टवेयर तो आप जाएं, बैठे, जाके पॉलिटिक्स करें। आप जाएं वहां पर जाके जो अपनी बातें हैं वो डंके की चोट पे कहें। अगर वो गलत बात करते हैं तो उसको डिनाई करें, अपनी कौम को बताएं। 5 साल के बाद आपके पास रिजल्ट कुछ और होगा और फिर आप उस वक्त तक पब्लिक भी अवेयर हो चुकी होगी। और मैं फिर यही कहूंगा कि उन लोगों से बचे जो लोग आपको मार धाड़ और ये कर दो और वो कर दो और हम तो ये कर देंगे, इन लोगों से बचे आप, क्योंकि इन्होंने माजी में भी सिर्फ पीटीआई को यूज किया है और इमरान खान के सबसे पहले धोखा राइट और लेफ्ट ने दिया है, किसी गैर ने नहीं दिया है। क्लोज, और अभी भी मैं ऐसे लोगों को बता सकता हूं जो कि वर्जीनिया में भी हो सकते हैं, ह्यूस्टन में भी हो सकते हैं, सिर्फ कारोबारी उससे जुड़े हुए हैं कि जिस वक्त हुकूमत आएगी तो हम जो है पहले कारोबार करेंगे। मैं समझता हूं कि हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत इज्जत है, साइड में रखें, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी है उनकी रिस्पेक्ट के लिए काम करें। जी शाहीन साहब सही कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मैं एक बात और इसमें ऐड कर देता हूं कि जी 5 साल में अवाम का तो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सकता, लेकिन जो आईटी के लोग बैठे हैं पीछे और जो अपग्रेड करते हैं सॉफ्टवेयर, उनको भी थोड़ा जरा अपने सॉफ्टवेयर को भी चेक कर लेना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा एक ऑपरेशन किया, 2 साल 1.5 साल उन्होंने 70 अरब आप बता रही है कि इलेक्शन में लगा दिए, सारा कुछ किया, पूरे मुल्क में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो उनके मुंह पे ऐसा थप्पड़ पड़ा कि उनको चाहिए था कि पहले वो देखते कि जाकर जी मेरे सॉफ्टवेयर में कहाँ गलती थी कि जी ये रिजल्ट जो है ये तो कुछ और आ रहे हैं, मैं तो पता नहीं कुछ और रिजल्ट मांग रहा था और ये क्या निकल आया। उनको अपने सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करके लोगों के साथ सिंक, इसे कहते हैं ना, सिंक करना चाहिए कि जी लोग क्या चाह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। सर शहबाज शरीफ की हुकूमत 16 महीने की देखने के बाद, जिसको खुद मरियम नवाज जी सर
मैं कह रहा हूँ कि शाहीन साहब उनको भी ये बात मेरा ख्याल है इस दफा समझ में आ गई है। आई है, लेकिन अभी तक कोई इशारा नहीं मिल रहा। वो वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, जो वही करे जा रहे हैं। देखिए उसकी वजह यह है कि अगर वो अभी बैकफुट पे जाएंगे तो उनको भी पता है कि क्या होगा। तो मेरा ख्याल है कि अब स्लोली, मेरा ख्याल है कि अगर हम जो 3 जमातें हैं इस वक्त, अगर वो ऐसे कानून बैठ के बनाएं कि सियासी जमात, सियासी ये तो बहुत बड़ा अगर है ना सर, ये तो अगर हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अगर वो करें, ये तो कभी करने वाले नहीं है ना, ये तो अपने अपने मफाद देख रहे हैं। ये तो मेरा ख्याल है कि अगर बिल लेकर आती है पीटीआई तो वो तो तारीख का हिस्सा बन जाता है ना, कि ये देखो यार बन जाएगा, लेकिन कोई वो करने नहीं देगा उनको, क्योंकि पीछे जो आसिम साहब, आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। बिल आते रहेंगे, पास होते रहेंगे, नहीं होते रहेंगे। 16 आवाम को बिल, बहुत से आवाम को बिल मिलेंगे। 16 महीने की हुकूमत पाकिस्तान में अगर आप रहें, 50,000 आपकी तनख्वाह हो, 20,000 अगर आपका 20 से 22,000 रुपए अगर आपके बिल में चले जाएं, तो जो आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं बिल्कुल नहीं करेंगे। और नून लीग के खिलाफ या शहबाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ अगर पीपल्स पार्टी में होते तो पीपल्स पार्टी भी हार जाती, क्योंकि जो 16 महीने की कारकर्दगी थी उसे खुद नवाज शरीफ ने भी ओन नहीं किया, मरियम नवाज भी ओन नहीं कर रही थी, और डैमेज इनको इसी बात पर हुआ। अब आप सोचे ना कि 50,000 की अगर किसी की तनख्वाह, उसमें दुनिया का हर काम करना है, और उसके बाद 20,000 आपके, और अभी वो चीज रिपीट होगी। देखिए मैं एक बात बता दूं, आएगी, क्योंकि आपने अभी IMF की बात हो रही है, वो जिस सख्त शराइत पर देगा वो आपको मानना पड़ेगी। एक बात मैं बता दूं आपको, ये जो सिचुएशन बनी है इलेक्शन के बाद, और जो रिजल्ट आए हैं, और जितने रिजल्ट फिर कुकअप किए गए और बनाए गए और तोड़े गए, फोड़े गए, जो कुछ भी हुआ, इसमें नून लीग का और खासकर नवाज शरीफ का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जी हमें इस तरह की गवर्नमेंट को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। सही था, ये बिल्कुल सही। मगर वो मजबूर वहां हो गए कि एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि जी मैं वजीर आजम बन जाऊं बड़े बहुत जल्दी बन जाऊं, एक तो ये। मगर उससे बढ़ के दूसरी तरफ वो जो उनकी एक ख्वाहिश नवाज शरीफ साहब की थी कि किसी तरह मेरी साहबजादी वजीर आला बन जाए, और ये 2 चीजें जो है ना, ये इनको लेके बैठ गई। इन्होंने सारी शर्तें मान ली, चाहे अपग्रेड करने वाले थे, चाहे जरदारी साहब ने तो इनको तख्ता ही कर दिया, इनका सब कुछ इनसे ले लिया। ये तो नाक रगड़ेंगे, अभी जाके आप देखें महीने 2 महीने में इनका हशर खराब होगा। इसलिए कि जरदारी साहब तो बड़े आराम से हर कुर्सी पे बैठ गए और चिपक गए, वहां से तो कोई हटा नहीं सकता उनको। और ये लोग आके रोज, उनका बेटा वजीर खारजा था, उस हुकूमत में था, तब वो कहते थे हम उस हुकूमत में नहीं है, एंजॉय किया उस हुकूमत को 16 महीने का। अब तो ये रोज ब्लैकमेल होंगे जरदारी साहब के, और जरदारी साहब आराम से सदर बन के, गवर्नर बन के वो बैठे रहेंगे, ये लोग ब्लैकमेल होते रहेंगे। कुछ गड़बड़ की तो हुकूमत गिरने का खतरा है, तो ये तो चलने वाली है ही नहीं। मगर वजीर आजम भी बन गए, वजीर आला भी बन गई, इनकी जिंदगी की ख्वाहिश पूरी हो गई। अब उसके आगे चलना चाहिए जी, अब आगे अवाम के लिए, लोगों के लिए भी कुछ करना है, या सिर्फ अपने ओहदे लेने हैं खापने बस। अच्छा, मैं एक लास्ट सवाल आप लोगों से पूछ लूं। इससे पहले ARY से जो चौधरी साहब थे उनको भी ऑफ एयर कर दिया गया, भट्टी साहब थे उनको ऑफ एयर किया गया, एक और है उनको किया गया, साफी इमरान रियाज साहब को तो उठा ही लिया गया है। पहले भी मतलब उनके, इस दफा तो उनके भाई को भी उठाया गया है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस तरह से कैसे चलेगा, मतलब क्या क्या होता रहेगा? अगर तो वो खबर है जिसपे कि वो बता रहे हैं कि जी काजी फाइज ईसा ने फैसला दिया था, तो वो जंग की खबर थी, और जंग की खबर को अगर आप कहते हैं कि वो गलत था, या जो भी कुछ उन्होंने कहा, तो जंग वालों को पकड़ना चाहिए था। जी सर, आप बताइए फिर मैं मेरे जहां तक मालूमात के हिसाब है, मेरा नहीं ख्याल के काजी फाइज के हुए, लेकिन इमरान खान रियाज साहब, मेरा ख्याल है कि उनका अभी जो शाहीन साहब ने कहा ना, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और बड़े खतरनाक तरीके से हुआ है। मेरा ख्याल है कि जब आप, एक हमारा दोस्त था, जब वो यहाँ पर असाइलम पर आया तो मैंने कहा कि बस हो गया, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई कि तुम तो पाकिस्तान का निज़ाम चेंज करने जाए थे। तो उसने एक अल्फाज का कहता, जिंदा रहूंगा तो करूंगा ना। तो ये बड़ा अच्छा वो है कि भाईजान, अगर आपने इस सिस्टम में कुछ करना है तो उसके लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए आपको एटमॉस्फेयर देख के अपनी बातें करने चाहिए। ये नहीं कि आप किसी और के कहने पे, आप पाकिस्तान के अंदर हैं, आप पाकिस्तान के अंदर रह के देखें अपने राइट और लेफ्ट में कि आप कितनी बात कर सकते हैं, उस हिसाब से आप बात करें। आप कोई ऐसा नहीं होगा कि जनाब लोग जो है वो आप 50,000 लोग जो हैं आपके उठाए जाने पे व्हाइट हाउस के सामने खड़े हो जाएंगे, या 200 लोग जमा नहीं होते इमरान खान के लिए। तो बात सिर्फ इतनी सी है। मैं पाकिस्तान के एंकरों को भी कहता हूं कि भाईजान आप बिल्कुल बात करें, लेकिन सिर्फ इतनी करें
कि जितनी हमारे लोग बर्दाश्त कर सके वो। तो हम इसमें मैं लास्ट में बात ऐड कर दूं इसमें कि जी आप बिल्कुल ठीक है कि जो लोग वहां हैं उनको अपना माहौल देखना चाहिए, सिचुएशन देखना चाहिए, क्योंकि अपने आप को खतरे में डालना, अपनी नौकरी को, अपनी फैमिली को, ये कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ दूसरी तरफ वालों को कि जी आप भी तो जरा हवा का रुख देखें कि किधर चल रही है और उसके मुताबिक आप भी थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज करें ना। अगर आपने वही काम करने हैं जो इलेक्शन से पहले मार धाड़ कूट कत्ल ये वो सब करने हैं और उसके बाद भी वही काम करने हैं, तो फिर आपको मेरा ख्याल है कोई मैसेज नहीं मिला 8 फरवरी का। ये जो इतने करोड़ों अवाम ने वोट आपके खिलाफ दिए, इसका आपको कोई या तो फिक्र नहीं है या मैसेज नहीं मिला, या आप समझते हैं कि जी इनको हम कंट्रोल कर देंगे या इनको हम इग्नोर कर देंगे। तो इसका नतीजा भी फिर निकलेगा कुछ ना कुछ। ये इस तरह तो नहीं होगा। बंद कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा कि एक्स को खोल दिया जाए, सर्विसेज बाहर की जाए। कोई सुनने वाला नहीं है। तो सुनने वाला नहीं है। अभी भी उनका सॉफ्टवेयर अभी अपग्रेड नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो अभी उस पुराने पे चल रहे हैं। शाहीन साहब, एक बात कहूंगा कि कराची की बात कहूंगा अगर मैं, तो अगर आप कभी कराची गए हो या जाते हो, मैं जनाब कई साल कराची में रहा। आप सिंध सेक्रेटेरिएट देखें, अभी जो है मेरे कुछ क्लोज रिश्तेदार कराची से होकर आए, तो वो जब बताते हैं तो वहां पर तो मुस्तकिल लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। मतलब इसमें किसी किस्म का वो नहीं है। मैं नहीं समझता कि अगर एमक्यूएम वहां बगैर सिंधी के लोगों को अंदर नहीं जाने देते ही, मैं खुद देखा है। तो हाँ, तो अब जो है अब आप जो है वहां पे बैठ के कहते हैं कि जी अगर आपने बजट एमपीए मैनेज को कराची को दिया तो हम आपके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, आप हमें देंगे फिर हम देंगे। तो अब आप ये देखें कि फेडरल गवर्नमेंट मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, अगर मैं उनके साथ एक दफा मतलब हमेशा नाराज इसलिए रहता हूं कि यार अगर आपने सिर्फ लड़काना को भी बना दिया होता ना, तो मैं कहता कि यार कम से कम अपने शहर को तो बना दिया। मैं लाहौर के लिए कहता हूं कि यार कम से कम चलो लाहौर में तो काम हो गया ना, लाहौर कराची से कहीं ज्यादा अच्छा हो गया है। लेकिन आप कराची को छोड़े, आपने सिंध का एक शहर जो है वो बना के नहीं दिया आइडियल। और अभी भी आप यही कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, सवाए गवर्नमेंट जॉब के अलावा आपने गवर्नमेंट जॉब देके पीआईए को तबाह कर दिया, आपने गवर्नमेंट जॉब देके पाकिस्तान स्टील को तबाह कर दिया, आपने कराची के अंदर जो बड़े बड़े फेडरल गवर्नमेंट के इदारे थे जहां पर 5000 लोगों की जगह थी, वहां पे आपने 15,000 लोग जो है वह काम किया और वो कंपनियां बंद हो गई या चल रही हैं सिर्फ गवर्नमेंट की सब्सिडी की वजह से। तो ये क्वेश्चन तो है ना, ये तो उठते रहेंगे जी। बिल्कुल है। और एक और बात भी है कि ये 50,000 जॉब देते हैं जिसको आधी तनख्वाह उनमें से वापस इन्हीं को आती है क्योंकि पूरा वही है ना उनका हिसाब है। 15,000 इसलिए कि ये हर एक बिकती है कराची में, आपको नजर आएगा तो ये बिकती है। अच्छा, अगर आप एमक्यूएम की बात करते हैं कि जी हमें फेडरल में दीजिए, तो 16 सीटें कैसे आ गई? जिस कराची में उनको कोई पूछता नहीं है एमक्यूएम को, वहां 17 कैसे आ गई, 16 कैसे आ गई? पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो वो क्यों करेंगे कराची को सैराब, क्यों करेंगे, अच्छा क्यों करेंगे? उन्हें कौन से वोट कराची से लेने? उनको तो रात को फोन आता है कि जी आपकी इतनी सीटें आपको मिल जाएंगी। पगारा साहब ने कहा उनको रात को आ गई थी। तो क्यों आवाम की खिदमत करेंगे? आवाम की खिदमत वो करेगा जो आवाम से वोट लेकिन शैला यहाँ मैं आपके बात काटूंगा कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पीटीआई के वोट पाकिस्तान कराची के अंदर भी हैं, लेकिन 2018 में भी तो यही किया गया था ना कि कराची का मैंडेट कराची वालों से लेके किसी और को दे दिया था। तो अभी उनका किसी और का मैंडेट वापस कर दिया। तो मैं समझता हूँ तो 2018 का रिजल्ट अब निकला है इस वाले उसमें। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम इतना गुलाल कर दिया गया है। आसिम साहब, कराची में अगर आप जाएंगे तो आपको जबान ज़दे आम नजर आएंगी चीजें, लोगों को काम नजर आएगा। एमक्यूएम ने क्या हो सकता है कि आप जमात इस्लामी के लिए आप कहें, मैं मान जाऊंगी, जमात इस्लामी ने काम किया, जमात इस्लामी ने स्टूडेंट के लिए किया, जमात इस्लामी पानी के लिए खड़ी होती, जमात इस्लामी टैंकर्स के लिए खड़ी होती है। अगर तो उनके वोट आते हैं तो बिल्कुल आपका दिल मानता है कि उन्होंने काम किया है। ये एमक्यूएम ने क्या काम किया है? यहाँ पर अगर गड्ढे में कोई बंदे भी गिर जाएं, यहाँ पर अगर कोई सिंध हुकूमत कोई और काम भी कर दे, यहाँ पर एक हड़ताल नहीं होती, एक दरवाजा नहीं टूटता, कोई मतलब आप ये नहीं कहते कि जी हमारा बयान ही दे दीजिए भाई, आप ये कह दीजिए कराची डूब रहा था, क्या कर दिया आप लोगों ने? एक बयान तो कम से कम होता है। आप बयान नहीं देते, उस पे 17 सीटें मिलेंगी। फिर वो शाहीन सफाई जो है वो सिस्टम को जानते, 3 एमक्यूएम बना दी गई थी ताकि कोई किसी को काम ही ना करने दे। ये जानबूझ के इसलिए कि लोग जिस तरह आप बात कर रही हैं ना, वो यही चाहते हैं कि वो ये बातें करें ना, आप कराची का आम पब्लिक जो है वो ये वाली बातें करें जो आप कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक खुशाइंद बात है, हर चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। चलें जी, अब आ गई हैं
अब आ गई है 18 सीटें आपके पास। मेरा अपना एक बिलीव है कि ये 5 साल इन सियासतदानों की डू और डाई वाली वो है। अगर इन 5 साल के अंदर इन्होंने कुछ कर दिया तो ये बचेंगे, वरना शायद ये मिट जाए। इनका नाम लेने वाला कोई नहीं। आप इन्हें 5 साल दे रहे, मैं इन्हें 2 साल से ज्यादा नहीं दे रहा सर। मेरा ख्याल है बहुत लंबा भी हो गया, लेकिन दो आईनी हिसाब से चल रहा हूँ मैं, आईनी हिसाब से चल रहा हूँ कि अगर नहीं आईनी तो खैर 5 साल है ये, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है बहुत लंबा प्रोग्राम आपका हो गया। आपको भी लास्ट कमेंट शहबाज साहब, आप जरा लास्ट कमेंट कर दीजिए। जी भाई, आप लोग डिस्कशन में एमक्यूएम और कराची पे चले गए। पूरे मुल्क की इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये पूरा मुल्क चलेगा कि नहीं चलेगा, पंजाब का क्या होगा, सिंध का क्या होगा। मैं एक आखिरी बात करता चलूं कि जो इस वक्त ये कॉन्फ्रंटेशन जो चल रही है इस्लामाबाद में और एस्टेब्लिशमेंट में और ये जो अपोजिशन में इमरान खान में, पूरा केपी के अगर आप देखें 98% सीटें उन्होंने ली हैं, और वो सारे बड़े मिलिटेंट भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं और खड़े गुस्से में भी हैं। पूरा बलूचिस्तान इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी वहां पे स्ट्राइक्स और धरने हो रहे हैं कि ये खुद परेशान है ये लोग कहां से आ गए। पूरा ट्राइबल एरिया जो है ना वो गुस्से में बैठा है बंदूकें लेके कि जी हमें बताओ हम क्या करें। ये पूरी एक बेल्ट जो है आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है, और हमारे जो इस्लामाबाद में बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी मरियम साहिबा को कौन से कपड़े पहनाए जाएंगे, तो बिलावल को क्या मिनिस्ट्री मिलेगी। तो ये मेरा ख्याल है ऑन ए हायर नेशनल लेवल एक बैठ के सोचने की जरूरत है कि इसको पूरे को रिजॉल्व कैसे करें। ये बाकी चीजें सब चलती रहेंगी। ठीक है, आसिम साहब लास्ट कमेंट चाहूंगा आपसे। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानी एक नेशन नहीं है। पाकिस्तान 4 मुख्तलिफ जगहों। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल शाहीन साहब ने बिल्कुल सही बात की कि हर जगह हर शख्स जो है ना वो कहीं गुस्से में है और कहीं जो है वो उसमें है कि इस पाकिस्तान का होगा क्या। अगर जरा सी भी चिंगारी इस वक्त निकली तो पाकिस्तान में जो है वो क्या होगा वो आप सबको अंदाजा है। तो मेरा ख्याल है बड़ा स्मार्ट तरीके से खेलना है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने स्मार्ट तरीके से खेलना है और पीटीआई को बड़े स्मार्ट तरीके से खेलना है। और पीटीआई को अब इस्तेमाल नहीं होना है। पीटीआई इस्तेमाल जितना हो गई ना ओवरसीज पाकिस्तानियों से इस्तेमाल होना है, ना पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों से इस्तेमाल होना है। वो अभी जो क्विक चेंजेस हो रही हैं पीटीआई में, मेरा ख्याल है वो भी शायद इसी का ही हिस्सा है कि अब हमें कोई यूज नहीं कर सकता। अब जो है यंग लोगों को जो कि वाकई मुखलिस हों इस पाकिस्तान से या पीटीआई से, उन लोगों को शामिल किया जाए। सही कह रहा हूँ शाहीन साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। थैंक यू सो मच सर, यू आर वेरी राइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आसिम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स को देख सके। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.